नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और जिनका पेपर 8 जनवरी, 9 जनवरी और अभी बाकी है यानी आने वाली शिफ्टों में होने वाला है, उन साथियों के लिए टॉप 75 साइंस का क्लास लेकर आए हैं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन साथियों 9th और 10th की एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चंस है और वही टॉपिक्स मैंने कवर किया है जहां से रेलवे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जिनका भी पेपर बाकी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है, आपको जरूर देखना है। इसके अलावा भी जो मैंने आपको क्लासेस करवाए हैं वो भी आपको देखने हैं। कल मैंने एक टॉप 100 क्वेश्चन का साइंस का कराया था, टॉप 100 करेंट अफेयर्स आपको करा दिया था। वो क्लासेस देख रहे हो ना आप लोग, देख कर जाना, क्योंकि सारे बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स थे अच्छा खासा पेपर करके आए हैं करेंट अफेयर्स में और आपको भी करना है, तो क्लासेस देखने ही है आपको। और साइंस के ये जो एक्सपेक्टेड क्लासेस मैं कराता हूँ, लिमिटेड क्लासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, आपको देखना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है साथियों। और जिनका सिटी नहीं दिख रहा है आप लोग परेशान मत होइएगा, आपका पेपर जो है फरवरी में होगा। वैसे किनका किनका दिख रहा है, किनका नहीं दिख रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे कि आइडिया लग जाएगा कि हाँ इन बच्चों का अभी बाकी है पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष होने पर क्या होता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है तो इसमें होता यह है कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन निकट की यानी सामने की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष होने का कारण क्या है, तो इसमें क्या होता है कि फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है और लेंस की गोलाई भी कम हो जाती है। यानी उपयुक्त सभी कारण से ये दूरदृष्टि दोष होता है। याद रखना, इसके उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अवरोध के कारण प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो किसी अवरोध के कारण प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवर्तन। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकने वाला प्रकाश कौन सा होता है। मान लेते हैं कोई प्रिज्म है, इधर से श्वेत प्रकाश आ रही है, ठीक है। और देखो, आप सभी को पता है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है ना, श्वेत प्रकाश मान लेते हैं ये कोई है एक, ठीक है। ये प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या होता है, 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। इसको हम बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, बोलते हैं ना। तो देखिए, सबसे अधिक तो आपका झुकता है बैंगनी और सबसे कम आपका झुकता है लाल। तो यह क्वेश्चन में यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने के बाद सबसे कम झुकने वाला प्रकाश कौन सा होता है, तो लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल। आगे देखिए, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का धनात्मक चिन्ह क्या बताता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का जो धनात्मक चिन्ह होता है ये क्या बताता है। यही बताता है कि प्रतिबिंब जो है ये आभासी है और सीधा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब जो है वो आभासी और सीधा है। आगे देखिए, उत्तल दर्पण के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए। ए में लिखा है इसका दृश्य बहुत अधिक होता है, बिल्कुल दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है भाई उत्तल दर्पण का। वाहनों के साइड में इनका उपयोग होता है, बिल्कुल साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग होता है। यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, हाँ ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। आगे देखिए, आवर्धन यानी एम का सही सूत्र क्या है। देखिए, आवर्धन यानी एम का सही सूत्र क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही आपका होता है ना। तो देखो कौन सा है, हाइट ऑफ इमेज यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो होता है ना, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, बिल्कुल ये बिल्कुल सही कथन है आपका। बी में लिखा हुआ है कि एम का सूत्र होता है -v/u, बिल्कुल ये भी सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही आपका सही आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, कौन सा सही दर्पण सूत्र है जब यू वस्तु की दूरी, भी प्रतिबिंब की दूरी व एफ दर्पण की फोकस दूरी है। तो आप सभी को पता है कि दर्पण सूत्र को क्या होता है, 1/f = 1/u या 1/v
प्लस 1/u, यही तो आपका दर्पण सूत्र होता है ना। देखो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमको दिख रहा है भाई 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए, त्वरण को किससे सूचित किया जा सकता है या किया जाता है, तो त्वरण को किससे सूचित करते हैं, बिल्कुल स्मॉल ए से ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा, त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जड़त्व का उदाहरण है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वही टॉपिक्स आपको करवा रहे हैं, क्योंकि यही टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी, मेज पर रखी स्थिर पुस्तक, यही तो जड़त्व का उदाहरण है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु की गति में ना आए, वस्तु गति में ना आए, उस बल को क्या कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। वह स्थिति जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु में गति ना आए, उस बल को क्या कहते हैं, तो इसको असंतुलित बल कहते हैं ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असंतुलित बल याद रखिएगा, माफ करना संतुलित बल ना, मैं असंतुलित बोल रहा हूँ यार, मैं भी यार। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतुलित बल इसको बोलते हैं, वह स्थिति जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु गति में ना आए, उस वस्तु को संतुलित बल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यह नियम कौन सा है, बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यह नियम कौन सा है, तो ये तो दूसरा नियम है ना न्यूटन का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीय नियम। आगे देखिए, हवा के बहाव की दिशा में या हवा के बहाव की दिशा के विपरीत ध्वनि की चाल कैसी होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा के बहाव की दिशा के विपरीत ध्वनि की चाल कैसी होती है, याद रखिएगा घटती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटती है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल ज्यादा से कम से संबंधित कौन सा कथन सही है, बताइए। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, फिर किसमें, यानी देखिए आपको बताना है ज्यादा से कम में, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, सबसे अधिक आपका सॉलिड में होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपका किस में होता है, तो लिक्विड में होता है, द्रव में होता है, और फिर गैस में होता है। तो देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठोस, द्रव और गैस। याद रखना, इन तीनों में सबसे कम गैस में होता है, सबसे अधिक आपका ठोस में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान का कौन सा भाग है जो ध्वनि को एकत्रित करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, कान का जो बाहरी भाग होता है ना, जिसको साथियों कर्ण पल्लव या पिन्ना के नाम से जानते हैं, पिन्ना के नाम से भी हम इसको जानते हैं, जहां से ध्वनि को एकत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बाहरी भाग। आगे देखिए, एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 20 kg है, इसको 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो उसका संवेग कितना होगा। अब संवेग का सूत्र आप सभी को बताया, कल भी मैंने बताया था, P = m/v होता है। m का मान दिया हुआ है 20 kg, v का मान 2 मीटर प्रति सेकंड। सॉल्व करोगे तो 40 मीटर प्रति सेकंड अब इसका मान निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी m द्रव्यमान वाली, देखिए किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, तो संवेग क्या होगा, तो वही मैंने आपको बताया था ना, P बराबर क्या होता है, mv होता है। तो mv इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग समय के समानुपाती है तो वस्तु का वेग क्या होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का वेग समय के समानुपाती है तो वस्तु का वेग क्या होगा। भाई एक समान त्वरण होगा ना इसमें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एक समान त्वरण। आगे देखिए, निम्न में से गति का सही समीकरण कौन सा है। कल मैंने आपको बताया था, संबंध भी बताए थे, गति के 3 समीकरण होते हैं, तो बताना इनमें से कौन सा एक गति का समीकरण है जो कि सही रूप से मेल खाता है। तो गति का पहला समीकरण क्या है, v = u + at। देखो ऑप्शन नंबर डी सी में दिख रहा है आपको, यही आपका सही है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, तापमान का असह मात्रक क्या होता है साथियों, बताइएगा। तापमान का असह मात्रक, देखिए आप लोग क्लास को लाइक जरूर करना
आज भी रात में करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आएगा, जरूर देखना। डेली आपको साइंस और करंट अफेयर्स के क्लास में कराऊंगा, वो टॉपिक्स कवर करके जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, डायरेक्ट आपके पेपर में क्वेश्चंस फंसेंगे। आप लोग निश्चित रहिए, सारे क्लासेस देखने हैं और इससे पहले जो कराएं वो भी जाकर देख लीजिए। तापमान का SI मात्रक क्या होता है? तो तापमान का SI मात्रक तो आपका केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो साथियों, केल्विन। देखिए अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में इसका मान क्या होगा? आपको मैंने कितनी बार बताया है कि साथियों अगर सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना है तो जितना भी सेल्सियस का मान है उसमें 273 आप जोड़ देना, जो मान आएगा वही केल्विन का आएगा। ठीक है, तो देखो 351 केल्विन ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका आंसर होगा 351 केल्विन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बने तो कार्य क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक प्रयुक्त बल, ठीक है, देखो एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बने तो भाई किया गया कार्य क्या होगा? 90 डिग्री पर देखो विस्थापन का मान क्या होता है? विस्थापन का मान आपका होता है साथियों, देखो F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। आपको पता है जब किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो उसका मान क्या आता है? 0 ही आता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 0। आगे देखिए, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, ठीक है, जो कि साथियों देखिए वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर और वस्तु की ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। देखिए बल भी शून्य नहीं है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, बल भी शून्य नहीं है और विस्थापन भी शून्य नहीं है, लेकिन कार्य शून्य है। तो कौन सा कथन सत्य होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि बल और विस्थापन लंबवत है। अभी मैंने आपको बताया था ना 90 डिग्री वाला, cos 90 डिग्री वाला, वही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि बल और विस्थापन लंबवत होंगे, तभी तो किया गया कार्य शून्य होगा ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबवत यानी एक दूसरे से 90 डिग्री पर। आगे देखिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं ना, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। आगे देखिए प्रतिरोध हमेशा चालकता के साथ कैसा होता है? देखिए प्रतिरोध जो होता है ना साथियों हमेशा चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। टंगस्टन का उपयोग किस में किया जाता है? देखिए टंगस्टन का उपयोग हम विद्युत बल्ब के फिलामेंट में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। विद्युत हीटर, विद्युत मोटर में नहीं, विद्युत बल्ब में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन के चालक तारों में क्या होता है? देखिए श्रेणी क्रम संयोजन के चालक तारों में क्या होता है? तो भाई इसमें धारा का मान समान होता है और विभवांतर अलग अलग होता है ना। श्रेणी क्रम में क्या होता है? धारा का मान समान होता है और विभवांतर अलग अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में कौन सा विद्युत संयोजन होता है? हम घरों में जो वायरिंग कराते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार का होता है? श्रेणी क्रम होता है या समानांतर क्रम होता है या श्रेणी एवं समांतर दोनों ही होता है? तो याद रखिए समांतर क्रम संयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा समांतर क्रम। चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होने का प्रतिपादन किसने किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होने का प्रतिपादन ये किसने किया था, यानी किसने बताया था कि चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है? तो ये बताया था ऑरस्टेड ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑरस्टेड। आगे देखिए किसी परमाणु की परमाणु संख्या कौन सी होती है? बताइए किसी भी परमाणु की जो परमाणु संख्या होती है वो कौन सी होती है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, जितनी प्रोटॉन की संख्या उतनी ही परमाणु संख्या। मैंने कितनी बार बताया है आपको कि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है इसीलिए इसका परमाणु संख्या 1 है, हीलियम में 2 प्रोटॉन होता है इसीलिए इसका परमाणु संख्या 2 है, लिथियम में 3 प्रोटॉन है इसीलिए लिथियम का परमाणु संख्या 3 है। इसी प्रकार आगे भी है, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए पहला ऐसा कण जिसे परमाणु से भी छोटा बताया गया, बताइए कौन सा ऐसा कण है जिसे परमाणु से भी छोटा बताया गया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है।
यहाँ पर माइनस आप पढ़ना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे सभी साथी। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे हैं, यह किसने बताया था? बताइए, पल्म पुडिंग मॉडल को किसने दिया था? वही क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, जे थॉमसन ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, थॉमसन। आगे देखिए, कोयले से संबंधित सही कथन कौन सा है भाई? बताइए, कोयले से संबंधित सही कथन। देखिए, ए में लिखा हुआ पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला है, बिल्कुल सही है। लिग्नाइट, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, सामान्य प्रकार का कोयला होता है, बिल्कुल सही है। बिटुमिनस, इसमें कार्बन जो होता है ना, कार्बन होता है साथियों 70 to 85% तक, बिल्कुल ये सामान्य श्रेणी का कोयला होता है आपका बिटुमिनस, जो कि हम आमतौर पर प्रयोग में लेते हैं। सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, याद रखना, जिसमें कार्बन की प्रतिशतता 95% तक होती है। ठीक है, तो यानी उपयुक्त सभी कथन सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, बताइए इनमें से कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? तो ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किस रोग में होती है? किस रोग में होती है बताइए? कोबाल्ट, जैसे कि कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का ही समस्थानिक है, इसका प्रयोग हम कैंसर के उपचार में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैंसर। अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? बताइए इनमें से अत्यधिक क्रियाशील धातु। देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है आपका पोटासियम, उसके बाद है सोडियम और फिर कैल्शियम। ये तीनों सबसे अधिक क्रियाशील होती है, याद रखना, ये ठंडे पानी से भी क्रिया कर लेती है, तो उपयुक्त तीनों करेक्ट आंसर होगा। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ये तीनों ही सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। इन तीनों में भी अगर पूछे सबसे अधिक कौन सा है, तो पोटासियम सबसे अधिक है, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया कराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल की क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? याद रखिएगा, एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। विद्युत उपकरण के निर्माण में सर्वाधिक कौन सी धातु का उपयोग होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, विद्युत उपकरण के निर्माण में सर्वाधिक कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा, कॉपर का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कॉपर। ऑरेनियस के अनुसार अम्ल क्या है? देखिए, ऑरेनियस के अनुसार अम्ल वो है जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और ऑरेनियस के अनुसार अगर आपसे पूछे कि क्षार क्या है, तो ऑरेनियस के अनुसार क्षार वह विलयन है, वो है जो जलीय विलयन में OH- आयन देता है, दोनों ही याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा अम्ल है जो पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वे यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है क्या कहलाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है उसको लुईस अम्ल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, लुईस अम्ल। आगे देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल को डैश प्रयोग में लिया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? देखिए क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी साथी बताएंगे, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस लिए किया जाता है भाई? सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, करेक्ट आंसर होगा कपड़े से जंग के धब्बों को हटाने के लिए। देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग जो है ना, मुख्य रूप से सफाई एजेंट यानी जंग और दाग हटाने के लिए करते हैं, धातु और लकड़ी को चमकाने के लिए करते हैं, इसके अलावा ब्लीच और स्याही के निर्माण तथा फोटोग्राफी और दवा उद्योगों में भी इसका प्रयोग करते हैं साथियों, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मीठा सोडा व टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीठा सोडा व टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसको हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेकिंग पाउडर। आगे देखिए, अम्ल की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस बनती है? तो अम्ल की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस बनती है? करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किसका निर्माण होता है? तो जलीय विद्युत क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किसका निर्माण होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लोरीन का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्लोरीन। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaOH, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल
याद रखना ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र मैंने कल भी बताया था CaSO4 विथ 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है, CaSO4 विथ हाफ H2O। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है भाई। तो आंसू गैस जो होता है क्लोरोएसिटोफिनॉन होता है क्या, बिल्कुल। लफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, बिल्कुल ये भी सही है। शुष्क बर्फ हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों सही है। साथियों फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने देख लिया, हमने देख लिया, माफी चाहते हैं। और जो है अब बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण कौन करता है। तो जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण कौन करता है, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना जीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में परिवर्तन होना क्या कहलाता है। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में परिवर्तन होना क्या कहलाता है साथियों, उत्परिवर्तन कहलाता है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। आगे देखिए मेंडल के प्रभाविकता का नियम से संबंधित सत्य कथन कौन सा है। तो मेंडल के प्रभाविकता का नियम से संबंधित सत्य कथन कौन सा है। देखिए ए में लिखा है, इसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे के लिए इसका प्रयोग होता है, बिल्कुल। सभी पौधे सम युग्मजी थे, बिल्कुल ये भी सही है। इसे F1 पीढ़ी कहा गया जिसमें सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सही है। मेंडल का जो प्रभाविकता का नियम है उससे संबंधित ये सभी कथन सत्य है, याद रखना। आगे देखिए संकरण के समय यानी क्रॉस के समय, ठीक है, फूल की कली से पुंकेसर को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है। देखिए करेक्ट आंसर होगा विपुंसन, विपुंसन कहलाती है भाई, विपुंसन याद रखना। यह प्रक्रिया साथियों स्वपरागन को रोकने के लिए की जाती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडल द्वारा किए गए नियम कौन से हैं। तो मेंडल द्वारा किए गए नियम ये सभी हैं, जिसमें से एक आपका प्रभाविकता का नियम है, पृथक्करण का नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कोशिका में जल की मात्रा जो होती है यह लगभग 80% तक होती है। ऑप्शन नंबर ए 80%। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन से हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण जो है जीवाणु और नीलहरित शैवाल यानी जिसको साइनोबैक्टीरिया आप बोलते हैं, ये दोनों ही है। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने किसकी खोज की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो साइंटिस्ट थे साथियों वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड, इन्होंने राइबोसोम की खोज की थी, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा राइबोसोम की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकार कौन से होते हैं। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार का होता है, एक खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथियों ये जो खुरदरी यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, यहाँ पर राइबोसोम की उपस्थिति होती है, ठीक है, याद रखना। जो इस प्रकार से बूंदा टाइप में होता है ये इसमें राइबोसोम की उपस्थिति होती है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये बिल्कुल चिकनी होती है क्योंकि इसमें वसा और लिपिड्स होती है, याद रखना है आपको ये बातें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो लाइसोसोम बनने के लिए या बनाने के लिए गोल्जीकाई उपकरण, जो गोल्जी उपकरण होता है ये उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्जीकाई। आगे देखिए पादप कोशिका में जल भोजन एवं उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण कौन करता है। पादप कोशिका में पूछा है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई करेक्ट आंसर होगा रिक्तिका साथियों, वैक्यूल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रक के बारे में सत्य कथन कौन सा है। देखिए ए में लिखा है कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है केंद्रक, बिल्कुल। राइबोसोम का निर्माता भी होता है केंद्रक, बिल्कुल। आनुवांशिक सूचनाओं का हस्तांतरण भी करता है, यानी उपयुक्त तीनों कथन सही है। आगे देखिए निम्न में से कौन सी बीमारी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। इनमें से कौन सी बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। देखिए टिटनेस बीमारी जो होती है ना, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा कि एक न्यूरॉन के भीतर, एक सेकंड छोटा और कर देते हैं, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे यात्रा करती है। तो देखिए सूचना सबसे पहले जो है डेंड्राइट्स के माध्यम से ग्रहण की जाती है, ठीक है, डेंड्राइट के माध्यम से, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। उसके बाद जो है वो सेल बॉडी में आती है, सेल बॉडी, ठीक है, जिसको सोमा भी बोलते हैं या कोशिका शरीर भी बोलते हैं। तो उसके बाद कोशिका, देखिए कोशिका शरीर में आती है, उसके बाद एक्सोन में आता है अंश तंतु, फिर तंत्रिका अंत तक ये पहुंचता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है।
एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे यात्रा करती है उसका सही वर्णन ऑप्शन नंबर ए में किया गया है, ये तीनों गलत है। आगे देखिए, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोमेटिक तंत्रिका तंत्र, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा, नेत्र, नाक, पेशियों जैसे ग्राही अंगों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक आवेगों को ले जाने वाली तंत्रिका को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कायिक संवेदी बोलते हैं इसको, या फिर अभिवाही तंत्रिका या संवेदी तंत्रिका भी बोलते हैं, याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको प्रभावक बोलते हैं, इफेक्टर, याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाई होती है? तो बच्चों की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कितनी कशेरुकाई होती है? तो 33 होती है, याद रखना। 33 अलग अलग कशेरुकाई होती है, लेकिन वयस्कों में ये हड्डियां आपस में जुड़कर कुल 26 हड्डियों का निर्माण करती है, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, न्यूरॉन के कोशिका शरीर पर सबसे लंबे फाइबर को क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन के कोशिका शरीर पर जो सबसे लंबा फाइबर होता है इसको एक्सॉन बोलते हैं भाई, एक्सॉन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सॉन। आगे देखिए, ट्यूबेक्टोमी किसको रोकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ट्यूबेक्टोमी जो होता है ना, ये निषेचन को रोकता है। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है ये साथियों आप सभी को पता है कि ट्यूबेक्टोमी महिलाओं का नसबंदी को कहते हैं। इसमें क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब जो होता है उसको काट दिया जाता है और सिल दिया जाता है ताकि निषेचन ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, निषेचन को रोकता है। महिलाओं के मासिक चक्र की अवधि क्या होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 28 दिन का होता है भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, 28 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि माने पुरुषों में पाया जाता है जो कि मूत्राशय के ठीक नीचे मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। फेलोपियन ट्यूब का किस भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला भाग होता है ना, एम्पुला, वहीं पर यह निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एम्पुला। कौन? गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में कौन खुलता है? तो गर्भाशय खुलता है, ठीक है, जिसको पोर्टियो वेजिनालिस के नाम से भी जानते हैं, पोर्टियो वेजिनालिस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्वस्थ मनुष्य के 0.001 ml रक्त में औसतन कितनी प्लेटलेट्स होती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो स्वस्थ मनुष्य के 0.001 ml रक्त में औसतन कितनी प्लेटलेट्स होती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा 1.5 to 4.5 लाख। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपको 50 क्वेश्चन मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के कराए और 50 क्वेश्चंस मैंने आपको बायोलॉजी के कराए। टोटल 75 क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन आपका आंसर, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कल भी मैंने आपको कराया था। तो देखते हैं किसको किसको याद है, बताइए। WBC एवं RBC को क्रमशः क्या कहा जाता है? यानी WBC और RBC का नाम क्या है, यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। रात में करेंट अफेयर्स का क्लास आएगा, जरूर आपको देखना है। कल जो मैंने क्लासेस कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट थे, जाकर देख लेना, और उससे पहले भी जो आपको करवाए हैं वो भी देख लेना। चलिए तो साथियों, आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।